नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। उसके बाद हमने अभी तक वीडियो नहीं अपलोड किया था और इसके बाद आज हम जो मध्य प्रदेश की जो नदियाँ है, मध्य प्रदेश के रिवर के बारे में सामान्य तरीके से अध्ययन करेंगे और इम्पोर्टेंट रहेगा वो फैक्टर से संबंधित बात जो तथ्य रहेंगे उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम मध्य प्रदेश की नदियों में। अब मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश की क्या पन्ना है, नदियाँ, मध्य प्रदेश की रिवर। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो रिवर है इससे पहले हम जो जानते हैं, इससे पहले हम अफवाह, इसके मध्य प्रदेश की जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जब एक निश्चित होती है, एक निश्चित वाहिका है या फिर जाल होता है या नदियों का जाल होता है, एक निश्चित रूप से बहता है, उसे अफवाह कहते हैं। एक निश्चित रूप में नदियों का बहना या फिर कह सकते हैं कि छोटे नदी तालाबों का बहना, ये अफवाह कहलाता है। जब एक निश्चित जाल बहता है तो उसके अंतर्गत उसकी सहायक नदियाँ नालों का आपस में इनके अंतर्गत समाहित होना, इसके अंदर समाहित होना, ये अफवाह तंत्र कहलाता है। जो एक छोटी नदियाँ बह रही है, सामान्य रूप से बह रही है, उसे क्या कहेंगे, अफवाह। और उसके अंतर्गत अनेक दूसरी अन्य सहायक नदियों का भी आपस में मिलना अफवाह तंत्र कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है। जब देखेंगे तो अफवाह तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर कुछ नदियों को छोटे बड़े भागों में भी बांटने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ पर्वत हो जाते हैं, जैसे विंध्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और एक होती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, मेकाल पर्वत श्रृंखला या मेकाल पर्वत श्रेणी। जब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब अधिकतम जो नदियाँ हैं मेकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश की मेकाल पर्वत श्रेणी से जो अधिकतम नदियों का उद्गम होता है। देखो, हमने देखा एक निश्चित नदी बह रही है, उसे अफवाह कहते हैं। उसके अंतर्गत उसमें अन्य सहायक नदियों का मिलना क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है। जब एक नदी बह रही है, सामान्य रूप से बहती है, तो इसके अंतर्गत अगर अन्य जैसे सहायक नदियाँ है उसके अंतर्गत मिलने वाली है और इसको कुछ पर्वत श्रृंखला या फिर पठार या मैदानी भाग इसको नहीं मिलने दे रहा है, इस नदी में मिलने नहीं दे रहा है, तो इसे जल विभाजक कहते हैं। इसे जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अब जल विभाजक के रूप में कोई सा भी छोटा बड़ा क्षेत्र हो सकता है, छोटा बड़ा पर्वत या फिर पठार या मैदानी भाग हो सकता है। लेकिन जो अधिकतम जल विभाजक का कार्य एक तो विंध्य पर्वत श्रृंखला करती है, एक सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रृंखला करती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये दो विंध्य पर्वत श्रृंखला और एक सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रृंखला जो जल विभाजक का कार्य करते हैं। अब आती है यहाँ पर सम्मिलित होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि जब छोटी बड़ी नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है, कि जब बड़ी नदी बह रही है, जैसे नर्मदा मान के चलो, तो इसके अंतर्गत कोई सा बांध बना दिया गया है। जैसे इंदिरा सागर बांध है, सबसे बड़ा जलाशय, जल भरण क्षमता वाला बांध है इंदिरा सागर। तो जो बड़ी नदियों द्वारा जल संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो जो बड़ी नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र, बड़ी नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है, नदी द्रोणी कहलाता है। और जो छोटी नदियाँ है, छोटी नदियों में नालों भी हो सकते हैं और छोटी नदियाँ और उसके सहायक नदियाँ भी हो सकती है। छोटी नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र जल संभर कहलाता है, जल संभर कहलाता है। छोटी नदियों का जल संभर कहलाता है। और देखेंगे जल संभर में यहाँ पर छोटी नदियाँ में छोटे नाले भी हो सकते हैं, छोटे तालाब भी हो सकते हैं। ओके, जब हम देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम छोटा सा इसको सामान्य तरीके से और समझ लेते हैं। सामान्य तरीके से एक देखो है ना, एक निश्चित वाहिका होती है, निश्चित रूप से जो नदी बहती है, निश्चित वाहिकाओं के जाल के जाल को अफवाह कहा जाता है, कहा जाता है, अफवाह। ओके, और उसमें अन्य उसकी सहायक नदियों का आपस में मिलना, उसकी सहायक नदियों का वाहिकाओं में मिलना ओके, ये अफवाह तंत्र कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है।
उसके जो सहायक नदियाँ होते हैं उसका आपस में मिलना क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र के रूप में, अपवाह तंत्र में जब एक नदी बह रही सामान्य रूप से, तो इसमें जल विभाजक के रूप में अधिकतम जो एक तो विंध्य पर्वत श्रृंखला कार्य करती है, एक होती है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला होती है। और जो मध्य प्रदेश में अधिकतम नदियों का उद्गम होता है, वो मध्य प्रदेश की जो अधिकतम नदियों का उद्गम होता है मेकाल पर्वत श्रृंखला से होता है, मेकाल पर्वत श्रृंखला से होता है। मध्य प्रदेश की जो अधिकतम नदियाँ है मेकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और जो जल विभाजक का कार्य कौन करता है, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रृंखला जो अधिकतम जल विभाजक का कार्य करती है। और बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, बड़ी नदियों के, जो बड़ी नदियाँ जैसे नर्मदा हुई, गोदावरी हुई, कावेरी हुई, कृष्णा हुई, जो जल संग्रहण, बड़ी नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र, बड़ी नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है, नदी द्रोणी कहलाता है। और छोटी नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र, छोटी नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र जल संभर कहलाता है। ये जल संभर क्या होता है, जल संभर के रूप में नदी द्वारा तालाब भी हो सकता है, छोटे बड़े तालाब हो सकते हैं, उसमें बनाए गए बांध हो सकते बड़े, ओके, जल संभर कहलाता है। क्या कहलाता है, वाटर शेड। एक बार और देख लो, बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्रों को नदी द्रोणी और छोटी नदियों के जल संग्रहण को जल संभर कहा जाता है। अब हम देखते हैं, जब अगला बिंदु देखते हैं अफवाह। अब अफवाह क्या होता है, जब निश्चित रूप से नदी बहती है उसे अफवाह, एक जाल बहता है उसको अफवाह कहलाता है। और मध्य प्रदेश में देखते हैं तो अफवाह को 6 भागों में बांटा गया है। अफवाह तंत्र को, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला आता है इसमें 6 भाग में कौन कौन से, तो पहला आता है गंगा यमुना अफवाह तंत्र, पहला कौन सा है, गंगा यमुना अफवाह तंत्र। दूसरा देखते हैं तो यहाँ पर मिलेगा नर्मदा अफवाह तंत्र, दूसरा कौन सा है, दूसरा नर्मदा अफवाह तंत्र। और तीसरा मिलेगा यहाँ पर, तीसरा मिलेगा ताप्ती अफवाह तंत्र। तीसरा कौन सा अफवाह तंत्र है, ताप्ती अफवाह तंत्र। और चौथा आप लोग यहाँ पर मिलेगा, चौथा गोदावरी अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र। और पांचवा मिलेगा गोदावरी के बाद माही अफवाह तंत्र। और जो लास्ट है, लास्ट 6ठे नंबर का अफवाह तंत्र है, माही के बाद आता है एक अफवाह तंत्र, महानंदी अफवाह तंत्र। देखो पहला कौन सा है, गंगा यमुना अफवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा अफवाह तंत्र, तीसरा ताप्ती अफवाह तंत्र, चौथा गोदावरी अफवाह तंत्र, और पांचवा कौन सा है, माही अफवाह तंत्र, छठा कौन सा है, महानंदी अफवाह तंत्र। देखो मध्य प्रदेश में कुल कितने अफवाह तंत्र है, 6। पहला गंगा यमुना अफवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा अफवाह तंत्र, तीसरा ताप्ती अफवाह तंत्र, चौथा है गोदावरी अफवाह तंत्र, पांचवा है माही अफवाह तंत्र, और छठा कौन सा है, महानंदी अफवाह तंत्र। अब यहाँ पर देखते हैं तो सबसे बड़ा जो अफवाह तंत्र है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है गंगा यमुना अफवाह तंत्र। और दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, 2nd नंबर का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र नर्मदा अफवाह तंत्र। एग्जाम में सामान्य से तरीके से पूछा था कि मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को कुल कितने भागों में विभक्त किया गया है, 6। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो गंगा यमुना अफवाह तंत्र। और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है, महानंदी अफवाह तंत्र। और दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, नर्मदा अफवाह तंत्र है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो 6 भागों में बांटने के बाद देखते हैं तो जो इसकी अधिकतम नदियाँ है उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर पश्चिम की ओर अधिकतम नदियाँ बहती है। और नर्मदा नदी की जो नर्मदा अफवाह तंत्र है, इसके अंतर्गत नदियाँ देखेंगे तो ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अधिकतम नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब ताप्ती अफवाह तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की ओर जो इसकी नदियाँ बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर। ताप्ती अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो नदियाँ होती है दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी जो अफवाह तंत्र है उसका उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर पश्चिम की ओर। माही अफवाह तंत्र ये आप लोगों को मिलेगी इधर पश्चिम उत्तर की ओर, पश्चिम उत्तर की ओर।
और महानंदी अफवाह तंत्र मिलेगा आप लोगों को उत्तर पूर्व की ओर। ओके, देखो यहाँ पर गंगा यमुना अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है, वो नर्मदा अफवाह तंत्र दूसरा सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, महानंदी अफवाह तंत्र। चलो एक बार खींच लो स्क्रीनशॉट। अब सबसे पहले बात आती है पहली नदी पढ़ेंगे हम कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पहली कौन सी है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का अध्ययन करने से पहले हम छोटी छोटी बातों का विश्लेषण कर लेते हैं। विश्लेषण के माध्यम से हम समझेंगे कि जो नर्मदा नदी है, अब क्या होता है, नर्मदा नदी का जो उल्लेख है, नर्मदा नदी का उल्लेख शुरुआत में प्रारंभ में रेवा के रूप में किया गया है। इसका जो प्रारंभ में है रेवा के रूप में वर्णन मिलता है। रेवा के रूप में किसने किया है, तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, एक तो होता है स्कंद पुराण और स्कंद पुराण में रेवा के रूप में उल्लेख मिला है। और एक व्यक्ति थे कालिदास ने अपनी कालिदास की जो रचना है, कालिदास की एक रचना है मेघदूत, कालिदास की एक रचना है मेघदूत, और एक होती है एरा रघुवंशम। अब इन दो रचनाओं में इन्होंने क्या किया है, दो रचनाओं में इन्होंने नर्मदा का उल्लेख रेवा खंड के रूप में किया है। रेवा खंड के रूप में इन दोनों का उल्लेख किया है। ओके, जब यहाँ पर कालिदास के अलावा यहाँ पर जबलपुर की एक आती है लमेटा घाट, जबलपुर की लमेटा घाट से राजा सोरस के कंकाल प्राप्त हुए हैं। जबलपुर के लमेटा घाट से राजा सोरस के कंकाल प्राप्त हुए हैं। जो राजा सोरस है डायनासोर की एक मांसाहारी प्रजाति है। डायनासोर की मांसाहारी प्रजाति है। डायनासोर जो है राजा सोरस है, डायनासोर की मांसाहारी प्रजाति है। वो डायनासोर, ये राजा सोरस के जो प्रजाति है इसकी खोज की थी सुरेश श्रीवास्तव ने 1982 से 1984 में की थी। अब यहीं एक स्थान आता है सीहोर जिले का हथनोरा। सीहोर का हथनोरा एक स्थान कौन सा है, सीहोर का हथनोरा, जहाँ से मानव के अवशेष प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पर जो मानव के अवशेष है सन 1982 में इसकी खोज डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। और इसी के अंतर्गत एक और आता है होशंगाबाद के आदमगढ़ सेलाश्रय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर खोजा गया था मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य। और जो मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे आर बी जोशी ने जो मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य मिले थे वहाँ पर खोज की थी। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर मानव के पशुपालक यहाँ पर होशंगाबाद के आदमगढ़ सेलाश्रय में यहाँ पर कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष भी मिले थे। जो मनुष्य का पहला पालतू पशु कुत्ता था। अब देखते हैं विश्व की बात करें, विश्व की अनेक सभ्यता और संस्कृतियों का जन्म नदियों के किनारे हुआ है। इसलिए नदियों को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अनेक संस्कृतियों और सभ्यताओं का जन्म हो नदियों के किनारे, इसलिए नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। और आदिकाल से ही जो मनुष्यों को जीविकोपार्जन का साधन नदियाँ ही रही है। अब सतपथ ब्राह्मण नाम के व्यक्ति थे। सतपथ ब्राह्मण ने अपनी रचना में नदियों का जो इसका नर्मदा का उल्लेख इन्होंने सोन प्रभाव के रूप में भी किया है। और उसके अलावा मिलेगा रेवा खंड के रूप में भी इसका वर्णन किया है।
अब नर्मदा नदी का देखते हैं उद्गम। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है अनूपपुर जिले में एक होती है मेकाल पर्वत श्रेणी। मेकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जिला आता है अनूपपुर जिले के अंतर्गत इसकी तहसील आती है पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी के अंतर्गत जो अमरकंटक की पहाड़ी में होता है यहाँ पर धूपगढ़ होता है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। और इसी के अंतर्गत आता है यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को सरस्वती सरोवर कुंड। और इसी के अंतर्गत है एक स्थान आता है माई की बगिया के नामक स्थान पर यहाँ पर एक मिलेगा नर्मदा कुंड। जो नर्मदा नदी का उद्गम है मेकाल पर्वत श्रेणी और जिला अनूपपुर, तहसील पुष्पराजगढ़, चोटी कौन सी अमरकंटक की चोटी। और इसी के अंतर्गत एक धूपगढ़ आता है 1350 मीटर। एक होता है सरस्वती सरोवर, इसके अंतर्गत माई की बगिया। और यहाँ पर कौन सा कुंड, नर्मदा कुंड से उद्गमित होते हुए मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों से बहती है। जो अर्जुन कुंड, भीम कुंड, सूरज कुंड और नाभि कुंड ये नरसिंहपुर जिले में है। और यहीं पर जबलपुर में एक बरगी सिंचाई परियोजना चल रही है। ओंकारेश्वर में इंदिरा सागर परियोजना और मानधाता परियोजना और एक ओंकारेश्वर बांध भी प्रस्तावित है। खरगोन जिले में महेश्वर परियोजना, देजला देवाड़ा परियोजना, साटक परियोजना और एक गोई परियोजना। एक देजला देवाड़ा, महेश्वर, गोई और एक साटक परियोजना है। और उसी के अंतर्गत बड़वानी जिले और बड़वानी में धार में मिले को जोबट नदी के अंतर्गत शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। अलीराजपुर जिले धार के अंतर्गत झाबुआ में झाबुआ का गांधी है महेश शर्मा को कहा जाता है। झाबुआ के बाद आता है जिला यहाँ पर मिलेगा अलीराजपुर के थोड़ा सा आगे यहाँ पर बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर गुजरात के खंभात की खाड़ी में या केम्बे की खाड़ी में जो नर्मदा नदी का उद्गम हो जाता है, अवसान हो जाता है। नर्मदा नदी का अवसान कहाँ पर होता है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में या केम्बे की खाड़ी में, अरब सागर में जाकर मिल जाती है।